बांकीपुर तो झांकी है, अभी 2027 की पिक्चर बाकी है। जी हां, जेएनजी आंदोलन के बाद पहली बार उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर लगभग उनकी जीत तय हो चुकी है। 25 राउंड के बाद वो 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब ये क्लियर मानकर चल रहे हैं लोग कि उनकी जीत तय हो चुकी है। सोचिए, 1990 से बीजेपी का वहां पर कब्जा था, यानी कि गढ़ था एक तरह का। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया, जिसके बाद वो सीट खाली हुई। प्रशांत किशोर पीके जो विधानसभा चुनाव लड़े थे जिसमें एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव लड़ा और वो सीट हाईलाइट हो गई। अब खबर आ रही है कि पिछले कई सालों से बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा चुके हैं पीके। तो क्या ये एक बड़ा बदलाव है, लोग शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। जेएनजी आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है देश में, उपचुनाव है। इसके अलावा दतिया मध्य प्रदेश में भी एक सीट पर चुनाव हुआ जहां पर कांग्रेस ने भारी बहुमत से बढ़त बनाई हुई है, वहां भी लगभग कांग्रेस की जीत तय है। तो इन दो सीटों पर, एक गुजरात में भी एक सीट पर चुनाव हुआ है, लेकिन वहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, एज इट इज जैसा कि देखा जाता है। गुजरात में तो ऐसी भी खबरें आती है जहां पर बिना चुनाव कैंडिडेट लड़े निर्विरोध जो है बीजेपी के कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो गुजरात की क्या ही बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार के उपचुनाव बता रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खसकने जा रही है। और 2027 में जहां जहां भी चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है, जहां से कहते हैं कि अगर दिल्ली अगर पहुंचना है तो यूपी में होते हुए पहुंचना होता है। सोचिए, 27 में चुनाव है और जिस तरीके से शिक्षा को इस देश में मुद्दा बनाया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन खड़ा किया था उसके बाद पहली बार वोटिंग हुई है, पहला चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दतिया में कांग्रेस के नेता वो भी लगभग 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और लगभग जीत पक्की है, क्योंकि 4-5 राउंड ही बचे हैं और उसमें लग नहीं रहा है कि वहां पर बीजेपी जो है वो कमबैक कर पाएगी। तो ये दो चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है। सोचिए, बीजेपी, अब लोग कह रहे हैं कि जो जेएनजी है, जो युवा सोच है, जिसने कांग्रेस की सरकारें नहीं देखी है, जो पिछले 12-13 सालों से सिर्फ बीजेपी की सरकार देखता आ रहा है, वो समझ रहा है कि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरी कोई राजनीति नहीं है। इसीलिए लोग ये भी एक आंकड़ा बता रहे हैं कि आने वाले 2029 में जब चुनाव होगा तो उसमें लगभग 30 से 40% जो आबादी होगी वोटरों की, वो जेएनजी की होगी, यानी कि 2002 के बाद जो पैदा हुए हैं उन लोगों की आबादी होगी। और सोचिए, वही 30-40 करोड़ जो है किसी भी पार्टी को 300 पार करवा सकते हैं। सोचिए, जिन्होंने कांग्रेस का समय नहीं देखा है तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी का आकलन ही कर कर वोट देंगे। और पिछले 10-12 सालों में क्या काम हुए हैं वो आप सब जानते हैं। शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है वो आप सब जानते हैं। विश्व गुरु की बात कही गई थी वो आप सब जानते हैं। हमारी डिप्लोमेसी का क्या हाल है। सोचिए, भारत जो है वो अमेरिका से ट्रेड डील कर रहा है। लोग कह रहे हैं, मीडिया लिख रहा है कि दबाव में ये सब चीजें हो रही है। तो जेएनजी सारी चीजें देख रहा है, लेकिन ये दो विधानसभा सीटों के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी की जो उल्टी गिनती है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है और बीजेपी का जो अहंकार है वो भी लगभग अब खत्म हो चुका है। यूपी में पूरी तरीके से बीजेपी घिरी हुई है। राम मंदिर में चंदा चोरी हो या 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो या पेपर लीक हो, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। और बीजेपी के देखिए, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनका बयान आता है कि मदरसा कहीं का भी हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या भारत का हो, वो सिर्फ आतंकवाद ही पैदा करता है। सोचिए, इस तरीके के बयान बता रहे हैं कि इनके अंदर एक झटपटाहट है। इसीलिए कोशिश है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा सके। इसीलिए आपने देखा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी किया गया, लेकिन वो भी एजुकेशन का मुद्दा था। दिल्ली में जेएनजी आंदोलन चल रहा था,
तब वहां पर उनको इस मूव को वापस लेना पड़ा, क्योंकि वहां भी ये फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां आजम खां मुसलमान नहीं हुआ, वहां पर यूनिवर्सिटी वर्सेस सरकार हो गया। वहां राकेश टिकैत पहुंचने लगे, वहां तमाम सिख समुदाय के लोग पहुंचने लगे, जो कहने लगे अगर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा तो हमारे सीने से होकर चलेगा। तो वहां भी शिक्षा वर्सेस बीजेपी हो गया। इसीलिए इस देश का युवा समझ रहा है अब कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा, इसीलिए बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है कि कैसे भी हम हिंदू मुसलमान करके फिर से सत्ता पर काबिज हो। लेकिन सोचिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो आरएसएस और बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। 2024 के नतीजा आपने देखे, लोकसभा में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया और बीजेपी को एक भारी बहुमत पाने से, हासिल करने से रोक लगा दी। तो सोचिए, वहीं मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को रोकने में किसी का सबसे अहम हाथ है तो वहां के नए युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो लगातार सड़कों पर काम कर रहे हैं। सोचिए, कमलनाथ पिछले कई सालों से वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से कांग्रेस जीता जिताया चुनाव जो है वो हार चुकी थी। लेकिन अब नए व्यक्ति को, नए नेता को, युवा नेता को कमान दी है और जीतू पटवारी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि दतिया में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो यह बड़ी खबर है। एक तरफ बांकीपुर बिहार में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में, जो 1990 से बीजेपी का गढ़ है, नितिन नवीन वहां पर पिछले अभी जो चुनाव हुआ था 2025 में, वहां पर आरजेडी की नेता को 50,000 वोटों से हरा कर आए थे। सोचिए, उसी सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। 15,000 वोटों से आगे चल रहे प्रशांत किशोर। सोचिए, वहां पर जो कोर वोटर है बीजेपी का वो भी शिफ्ट हो रहा है, वो भी चाहता है। देखिए, प्रशांत किशोर के मुद्दे क्या हैं? एजुकेशन है, शिक्षा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भरत तिवारी का बिहार में एनकाउंटर हुआ, पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो सम्राट चौधरी पर आग बबूला था, सवाल उठा रहा था। कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी से नाराजगी का एक जरिया बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्टफुल। सोचिए, भरत तिवारी के लिए दिल्ली में आंदोलन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन तक हुए। सोचिए, तो ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं बीजेपी से छटका है और उसको भी लग रहा है कि बीजेपी हमारे साथ जो है वो सही नहीं कर रही है, हमको भी ठगने का काम कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। एक तरफ बिहार में बांकीपुर सीट से बीजेपी का जो गढ़ था, पिछले कई सालों से जहां बीजेपी मजबूती से जीतती आ रही थी, वहां पर प्रशांत किशोर ने हराने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ दतिया में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने का काम किया है। और ये जेनजी आंदोलन के बाद पहली बार चुनाव हुआ है देश में। भले ही उपचुनाव हुआ हो, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि इस देश का युवा अब शिक्षा की तरफ जा रहा है। अब वो 10वीं 12वीं फेल नेताओं को नहीं चुन रहा है, अब उसको नया नेता चाहिए, जेनजी, जो जेनजी स्टाइल में सोचता हो, जो जेनजी लैंग्वेज समझता हो। तो क्या एक बड़े बदलाव की तरफ भारत जो है वो चल पड़ा है। इसके लिए देखिए, एक बीजेपी के कोर वोटर ने ही पटना में बीजेपी को हराया। बांकीपुर का मतलब विकल्प, अगर बेहतर विकल्प मिले तो वोटर परंपरा तोड़ देता है। दुनिया में कोई सीट सेफ नहीं है। रिस्क, पब्लिक को रिस्क लेने वाला नेता पसंद है। प्रशांत ने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल एक सीट पर दांव पर लगा दी। कमिटमेंट, मैं बिहार से हूं, बचपन बांकीपुर की गलियों में ही बीता है। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन टिके रहे। तेजस्वी की तरह छुट्टी मनाने विदेश नहीं गए, जून की गर्मी में पटना की गलियों में घूमे। चौथा, एजुकेशन, बीजेपी जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है उनके लिए। पब्लिक को विकल्प मिले तो पढ़ा लिखा नेता पसंद है। 10वीं 12वीं पास नेताओं का टाइम खत्म हो सकता है। कम्युनिकेशन, क्लियर बात करने वाला, खुलकर बोलने वाला, अनुभवी, जमीन समझने वाला नेता आगे बढ़ेगा अगर मौका मिलेगा। तो ये पीयूष पद्माकर लिख रहे हैं। सोचिए, बीजेपी समर्थक होने का आरोप इन पर लगता है। सोचिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, चुनाव आता जाता रहेगा, सावन का पहला सोमवार है तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो तेजस्वी यादव जो है, इस तरीके के बयान भी उनके वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीरियस नहीं है, तो ये लोग भी लिख रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी पार्टी का खाता खोल लिया है और वो अब चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगे।
सोचिए। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।